बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस पूरी सीरीज़ के लास्ट सेगमेंट में खुशामदीद। करियर प्लानिंग के हवाले से हमने एक बच्चों से लेकर स्कूल गोइंग और फिर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, वर्क प्लेस इश्यूज़, हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की और आई होप कि आपको ना सिर्फ अच्छा लगा होगा बल्कि आपने ज़रूर कोई लेसन भी लर्न किया होगा। एक और बहुत करियर प्लानिंग में एक सेगमेंट होता है जिस पे अक्सर बात नहीं की जाती और हमारा टॉपिक भी उसके ऊपर है, दैट इज़ बियॉन्ड द फिनिश लाइन। यानी वंस आप रिटायर हो जाते हैं तो फिर आप क्या करें, आप क्या गोल सेटिंग करें पोस्ट रिटायरमेंट। तो अवर टुडेज टॉपिक इज प्लानिंग अ पोस्ट रिटायरमेंट कैरियर पाथ। तो सुहेल साहब, वंस अगेन मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इसके ऊपर। अक्सर ऐसा होता है कि हम ड्यूरिंग आवर कोर्स, आवर जर्नी, हम जो है वो रिटायरमेंट नहीं प्लान कर रहे होते, हमें नहीं आइडिया होता कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बताइए कि कब से शुरू करनी चाहिए ये पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग हमें, और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ बात हुई कि बियॉन्ड द फिनिश लाइन, तो मेरा ख्याल है कि जब आप आगाज़ करते हैं तो ही आपको फिनिश लाइन नज़र आनी चाहिए, तो उस वक्त से ही आपके जहन में हो। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग इस तरह से अपने करियर का आगाज़ करते हैं कि मैं इतने साल नौकरी करूँगा और उसके बाद मैं अपने कारोबार में आ जाऊँगा। तो अगेन आपको पता है, कारोबार में चूँकि कोई रिटायरमेंट नहीं होती, जब तक आपकी सेहत, आपकी फैकल्टीज़ आपको इजाज़त देती हैं, आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप नौकरी में रहते हैं तो एक तो मतलब हमारे कल्चरली अगर हम ये देखें तो हमारे यहाँ जो रिटायरमेंट चेक है वो बदकिस्मती से हमने बेटे को बनाया हुआ है, और लोग इसीलिए जब अपनी फैमिली प्लान कर रहे होते हैं तो उसमें बेटा जो है वो एक बड़ा, जिसको कहना चाहिए मैंडेटरी होता है, यानी जो है ना कि ज़रूरी है, ज़रूर चाहिए, और इसमें बाज़ औक़ात जो है वो बेटियों की लाइन भी लग जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है अब वो तब्दीली आ रही है क्योंकि नई जनरेशन बाहर जा रही है और वहाँ उनके अपने चैलेंजेस हैं। तो आपको अपना रिटायरमेंट खुद प्लान करना है। अच्छा, रिटायरमेंट भी दो हवालों से है। एक फाइनेंशियल कि भाई अब जो है लामहला आपको पता है कि अब जो एवरेज एज है वो काफ़ी आगे चली गई है। पहले तो लोग रिटायरमेंट होती है और 1-2 साल में ही उनका इंतकाल हो लेकिन जाता है, इनकम स्ट्रीम्स डिमिनिश हो जाते हैं। इनकम स्ट्रीम्स डिमिनिश हो जाती हैं। तो आपने जो है वो अपनी पोस्ट रिटायरमेंट में या रिटायरमेंट में अपनी इनकम स्ट्रीम के लिए प्लान करना है कि आपकी इनकम स्ट्रीम कैसे आती रहे, और इसके अलावा आपने समाजी तौर पे अपने आप को कैसे अलाइव रखना है, एक्टिव रखना है। ये दो पहलू हैं। अच्छा, आजकल के दौर में ये बड़ा अच्छा है कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है या और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी जो हैं वो रिटायरमेंट प्लान लेकर आई गई हैं, जिसमें आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर सर्विस, आप चाहे शुरू में जब एंट्री लेवल पर हैं या इब्तदाई उसमें, तो कम अमाउंट जमा कराते जाइए और वो जैसे जैसे जमा होती चली जाएगी, और जब आप तरक्की करके अच्छे ओहदों पर हैं तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जमा की रहिए, और वो जमा होता रहता है, और उसमें आप एक्सपोजर भी ले सकते हैं कि इक्विटी का पोर्शन क्या रहेगा, डेट का क्या रहेगा। अपने करियर के इनिशियल पार्ट में आप इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा ले सकते हैं, फिर सब्सिक्वेंटली आप डेट साइड पे ज़्यादा आ जाइए। जो फाइनेंस के लोग हैं वो मेरा ख्याल है मेरी ये लैंग्वेज समझ लेंगे, और उसके बाद जब आप रिटायर होते हैं तो वो एक रेगुलर स्ट्रीम आपके लिए शुरू हो जाती है। पहले सिर्फ इंश्योरेंस होती थी जिसमें आपने 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या जो भी आपने, तो वो एक यकमुश्त रकम मिलती थी जिसको फिर एक इन्वेस्ट करना एक होता है। तो ये अब बहुत सारे एवेन्यूज खुले हैं जिसमें आपको अपने पहले से प्लान करना चाहिए। आपने बड़ा उम्दगी से बात की। इसमें मैं ये भी बताऊंगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने पिछले 25-30 साल 35 साल जॉब की होती है और वो इंस्पायर कर रहे होते हैं बिजनेस को, और बिजनेस के जो चीज़ें होती हैं, डायनामिक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो लॉस बुक कर लेते हैं या उनका एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहता, बिकॉज उन्होंने जो भी कुछ गेन किया होता है एक्सपीरियंस वो जॉब मार्केट का होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट बॉल गेम। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हर आदमी का काम नहीं है कि वो बिजनेस करे, तो वो आपको अपना एक तरह से कहना चाहिए कि खुद शनासी, खुद आगही आपको होनी चाहिए कि ये मेरा कप ऑफ टी भी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वेंचर नहीं करना चाहिए। फिर जैसे मैंने कहा और एवेन्यूज हैं जहाँ पर आप अपने आप को इन्वेस्ट करके अपने लिए एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम जो है वो रख सकते हैं। ऑफ कोर्स बच्चे भी जब चाहते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा जो मेरा ख्याल है चैलेंजेस हैं वो इमोशनली अपने आप को
सेन रखने के लिए है, तो उसमें भी आपको अपना प्लान करना है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी ज़्यादातर दोस्तियां मर्दों की, औरतें उमूमन बहुत ज़्यादा अब तो खैर हो गई हैं, बट पहले इतनी एम्बिशियस नहीं होती थी, तो उनकी सहेलियां जो पहली जॉब की होती थी वो आखिर तक रहती थी, तो उनका सर्कल इंटैक्ट रहता था। मर्दों के साथ मसला ये है कि इनका सर्कल जॉब के साथ चेंज होता चला जाता है, ठीक है। जो पहली जॉब के मुश्किल होता है, आप वो स्विच भी कर रहे होते हैं कि उन सबसे दोस्तियां मेंटेन की जाए, तो आखिरी जॉब तक आते आते आपका सर्कल बहुत महदूद होता है, और आप अगर किसी कलीदी ओहदे से रिटायर हुए तो यकायक जो है वो बिल्कुल आपका सोशल सर्कल ड्राई हो जाता है, और बहुत सारे लोग इसका जो है ना ताब नहीं ला सकते। इस हद तक ताब नहीं ला सकते कि मैंने जहनी तवाजुन भी बिगड़ते देखा है, मैंने देखा है लोग, और ये भी देखा है कि उन्होंने जो है अल्लाह मियाँ से मुलाकात को ज़रा जल्दी करार दे दिया, या वो चले गए, वो तो खैर फिक्स टाइम होता है वो है, लेकिन मतलब लोगों को ये महसूस हुआ कि ये इस चैलेंज के साथ नबर्द आजमा ना हो सके और दागे मुफारकत दे गए। तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप अपना सर्कल अलाइव रखें, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ देखें आखिरी वक्त तक आपको एक्टिव रखनी है, रीडिंग है, राइटिंग है, म्यूजिक सुनना है, व्हाटएवर, और उसमें लाइक माइंडेड लोग। एक चीज़ वैसे इसी के साथ सप्लीमेंटेड है कि हमने देखा है कि जैसे आजकल के जो नए गैजेट्स हैं, अब जैसे मैं आपको अपने वालिद साहब के बारे में बताऊं कि ही वाज यू नो मास्टर्स एंड एलएलबी एज वेल, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा कैरियर पाथ गुजारा, लेकिन वो यूट्यूब पे कोई चीज़ देखने के लिए अपने 5 साला पोते का सहारा लेते थे। तो एक चीज़ ये है कि जो नए गैजेट्स हैं, अगर वो एक 5 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा भी बल्कि यूट्यूब देख रहा होता है या मोबाइल यूज़ कर रहा होता है, तो उसके साथ आगाही भी बड़ी ज़रूरी है। यानी आज की चीज़ों के साथ एक सीनियर रिसोर्स को अपने साथ जेल करना चाहिए, यानी उसको ओपन हार्टेडली अपनाना चाहिए। दुरुस्त। असल में इसमें भी बड़ी एक दिलचस्प बात है, शायद आप मुझसे एग्री करें। असल में जब वो जो आपने बताया ना कि दादा पोते को बुलाता है कि मुझे यूट्यूब खोल दो, तो दादा ने जहनी तौर पे ये माना होता है कि मैं ये खुद नहीं कर सकता, यहाँ मेरा मसला है, ठीक है। मैं जो है वो अब तक कम से कम ये तय किया हुआ है कि कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, मैं कोशिश करता हूँ और मैं सीखने की, और मज़े की बात यह है कि वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी मुझे भी नहीं आती थी, मैंने अपने बच्चों से सीखी, और फिर सीखने के बाद जाहिर सी बात है, मैं चूंकि एक अपना मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, तो फिर वो मुझे आके कहते थे कि अच्छा बाबा अब आप कहाँ तक पहुंचे। मैं कहा अच्छा बताओ तुम कहाँ पर हो। कहते अच्छा मैं यूं कर। मैं कहते देखो इससे आगे ये आता है। तो बाबा तो अच्छा आप तो हमसे आगे चले गए। तो जब तक आप में सीखने की जुस्तजू मौजूद है, ना सिर्फ आप जिंदा हैं बल्कि प्रॉस्पर कर रहे हैं, तो इसको अलाइव रखना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है कि जब आप 25, 30, 35 साल का अरसा गुजारते हैं, तो आप एक सर्टन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होता है, आप बहुत से स्किल सेट आपने लिए हुए होते हैं, अब आपने छोड़ दिया। कई दफ़ा जो है ना वो उसका जो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द न्यू जनरेशन, वो नहीं होता, और आप उसी को सीने में लेके जो है रुखसत हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए टू यू नो टू इम्पार्ट द स्किल सेट टू द यंगर जनरेशन? देखिए फिर बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा उसमें आप अगर मेरी जनरेशन के लोगों से या और सीनियर लोगों से आप पूछें तो वही कहेंगे कि भाई नई जनरेशन सुनना ही नहीं चाहती। असल में वो सुनना इसलिए नहीं चाहती कि जिस पंदो नसाए से आप बयान करना चाहते हो वो उसका नहीं है। तो आपने जिस तरह हम ये कहते हैं ना कि जिस तरह हमने मार्केटिंग में पढ़ा या मार्केटिंग मिक्स कस्टमर सेगमेंटेशन, तो आपने ये देखना है कि इसको मैं इसकी मिजाज से कैसे बताऊं। अगर वो मेरा बच्चा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है तो मैंने वो बात उसकी लैंग्वेज में आके समझाना है। और मैं तो बिलीव करता हूं कि हर वो स्किल जो हमें आता है हमें इम्पार्ट करके जाना चाहिए। और अगर हम सपोज नई ऑडियंस मिलता तो उसको कहीं रिकॉर्ड करके छोड़ जाना चाहिए कि आज नहीं तो कल यकीनन ये सुनेंगे और वो होगा। लेकिन मैं फिर उसमें बात ये कहूंगा कि हम उसको अपने तर्ज से समझाना चाहते हैं, जबकि मतलब हमने और आप सब जानते हैं कि कस्टमर इज राइट, और इन दैट केस that young child, young kid is the customer and we must speak in his language, not in our language. बहुत अच्छा बताया आपने ये बात हमें। एक चीज़ और कि जब आप पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जी रहे होते हैं तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस भी आप फेस कर रहे होते हैं, उसको कैसे फिर हम फेस करें चैलेंजेस को, हेल्थ के चैलेंजेस को? देखिए मैं फिर वही कहा, जैसे कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसको मतलब अडॉप्ट करें, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं?
देखिए, अगर आपकी अपनी लाइफ में शुरू से ही अब जितनी भी तरह से आप वो करते हैं, अगर एक्सरसाइज एक कलीदी हैसियत रखती है तो फिर आपकी फिटनेस ठीक रहेगी। अगर आप ये कहें कि मैं 65 साल का होकर और फिर अब जॉग शुरू करूंगा, मेरा ख्याल है थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हो शायद फिर भी जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर रेगुलर फिटनेस आपकी जिंदगी में एक अहम, मैं जैसे ही कहूँ कि अगर आपने फितरत को दोस्त बनाया हुआ है, सूरज आपका दोस्त है, हवा आपकी दोस्त है, आसमान आपका दोस्त है, समंदर आपका दोस्त है, दरख्त आपका दोस्त है, फिर बीमारी करीब नहीं आ सकती। ये भी नेचर की मेडिसिन हैं। सूरज हमें विटामिन डी देता है, हमारे ओल्ड एज में जरा सा झटका आया, हड्डी टूट गई। तो अगर आप अपने आप को सूरज में एक्सपोज करते हैं, उस दरमियान में वॉक करते हैं, दरख्त हमें सुबह सुबह ढेर सारी ऑक्सीजन फ्री में दे रहे हैं। ये कोविड में लोगों ने देखा कि 2 दिन ऑक्सीजन लगाई तो बिल लाखों में चला गया, यहाँ फ्री में मिल रहा है। तो इससे पहले कि इस पर बिल आए, इसको पहले ले ले, तो मेरा ख्याल है फिटनेस के मसाइल नहीं होंगे। आपने बिल्कुल सही जानिब इशारा किया। यानी आपको अपने अगर आपकी बहुत ज़्यादा डेस्क जॉब है आज के दिन में, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अभी से आप कुछ अपनी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी रखें ताकि पोस्ट रिटायरमेंट भी उसको आप कंटिन्यू कर सकें और हेल्दी रहें। अच्छा सोहेल साहब, ये बताइए कि कई दफ़ा आप जब जॉब स्विच कर रहे होते हैं तो आप जो टर्मिनल बेनिफिट्स हैं उनको नहीं देखते और उस वक्त हालात की वजह से आप स्विच कर लेते हैं, बाद में नुकसान होता है। तो ये जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं उसको आप कैसा देखते हैं व्हाइल स्विचिंग ओवर ऑफ द जॉब? देखिए, पहले जो मैंने आपको भी जैसे तारुफ में बताया था, मैंने कोई 11-12 ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया। तो मेरे एक मामू जो बाद में मेरे भाई के ससुर भी बने, वो मुझे कहे तुम ये क्या करते रहते हो, क्योंकि वो जिस जनरेशन से थे उसमें लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, तो मैं तो खुद लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट में नहीं था, तो अब आने वाले दिनों में लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट तो नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, आप जब भी जॉब स्विच करते हैं तो वट एवर अमाउंट, अर्ली लेवल पे मीगर अमाउंट होगा, बाद में शायद थोड़ा हैवी होगा, आपने ये समझना है कि ये मेरे पैसे ही नहीं है। यानी जैसे ही ये पैसे मिले आप इसे कहीं इन्वेस्ट कर दें, तो वो वही होगा कि जो आपने जैसे कहा कि अगर मेरी 25 साल की सर्विस हुई तो जो टर्मिनल बेनिफिट होंगे, तो वो अमाउंट आप सोचें कि ये मेरा रिटायरमेंट के वक्त अब मैंने इसकी शक्ल देखनी है। मैं मानता हूँ चैलेंजेस बहुत होते हैं, ज़रूरियात होती हैं, लेकिन आपको ये, अगर आपने अपना रिटायरमेंट भी प्लान करना है तो आपको ये अमाउंट उस वक्त इस्तेमाल नहीं करना, उसको इन्वेस्ट कर देना है। और ये फिर आपके लिए 25 साल बाद, 30 साल बाद, जो भी आपका करियर है, जब वो इख्तिताम पे पहुंचेगा तो आपके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि अगर जैसे मुझे अपनी पोस्ट रिटायरमेंट प्लान करनी है तो मैं कौन कौन से एवेन्यूज को एक्सप्लोर कर सकता हूँ आफ्टर माय रिटायरमेंट टू गेट अ फाइनेंशियल बेनिफिट? देखिए, ट्रेनिंग एक होता है जहन में आ रहा है मेरे, और उसके अलावा आप बताइए। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगेन डिपेंड करता है आप किस डिसिप्लिन से आपका ताल्लुक है। अगर आपका ताल्लुक फाइनेंस से है तो कंसल्टेंसी आप दे सकते हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप टैक्स एडवाइजरी दे सकते हैं, अगर टैक्स आपकी फील्ड है या कुछ। तो इसके अलावा जिस तरह आपने कहा, ट्रेनिंग है, टीचिंग है, ठीक है। इस वक्त हरचंद के इस वक्त HEC के रिक्वायरमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट PhD की हो गई है, और बहुत सारे लोगों ने रिटायरमेंट के बाद PhD भी मुकम्मल किया। जो मास्टर्स थे उन्होंने उसके बाद अपना PhD मुकम्मल किया और टीचिंग में एक ऑल टुगेदर नया करियर शुरू कर दिया उन्होंने, और माशाल्लाह बहुत कामयाब भी रहे। और अगर अगेन आपकी अगर नेटवर्किंग स्ट्रांग है तो किसी को भी आपकी एडवाइजरी कैपेसिटी में ज़रूरत हो सकती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। असल में इसमें आमतौर पे हम करते क्या है, देखें, जो गलती होती है, जिस वजह से हमारे मुल्क में पॉन्जी स्कीम बहुत कामयाब होती है, हम ये चाहते हैं कि कोई और मेरे बदले काम करे, और उसके लिए बाज़ औक़ात किसी, चाहे उसकी चिकनी चपड़ी बातों में आकर हम अपना सरमाया उसके हवाले कर देते हैं। इसमें मेरी अपनी एक सेइंग है, वो उसी पे मैं करके मैं बात ख़त्म करूँगा, कि जब भी सरमाए और तजुर्बे का मिलाप होता है, वो अपने मालिकान बदल लेता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है जी। तो जिसके पास सरमाया होता है अब उसके पास तजुर्बा है, और जिसके पास तजुर्बा होता है अब उसके पास सरमाया है। तो ये आपने बहुत सोच के करना है, और इसमें बेतहाशा लोग जो हैं वो पॉन्जी स्कीम में आकर मतलब मैंने अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि वो लाख पे 5,000 रुपए दे रहा है। अरे भाई, ये आप कैलकुलेट करें, अगर सिंपल इंटरेस्ट पे भी कैलकुलेट करें तो 60% का ROI होता है। उसको कंपाउंडिंग इफेक्ट डालें तो और ज्यादा आता है। कौन सा कारोबार ये ROI दे सकता है? वो कहते हैं हाँ यार, बात तो आपकी सही है। तो मैंने कहा ये आपने क्यों नहीं सोचा था? कहने लगे नहीं, उस वक्त नहीं ख्याल आया। तो ये जो है वो एक लुक्रेटिव प्रॉफिट, जहां भी कहीं कोई चीज दिखा रहा है तो वो बहुत खतरनाक है। प्रूडेंस के साथ चले, प्रूडेंस के साथ जाना हो।
बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया और हमने ये 6 एपिसोड्स की सीरीज़ मुकम्मल की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आपका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना फीडबैक देते रहिएगा। शुक्रिया।